हमारा टॉपिक है पादपों में परिवहन। इसके पहले हमने पढ़ा था जंतुओं में परिवहन। तो पादपों में परिवहन की बात की जाए तो अगर छोटे परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, इसके अंग्रेजी अगर कहा जाए तो ट्रांसपोर्ट यानी या स्थानांतरण कहिए, यानी एक वस्तुओं को किसी वस्तु को दूसरे स्थान पर किसी ए वस्तु को कहीं बी प्लेस पे करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्थानांतरण या परिवहन कहलाएगी, ट्रांसपोर्ट कराएगी। मतलब एक वस्तु को किसी दूसरे स्थान पहुंचाने की प्रक्रिया स्थानांतरण या परिवहन कहलाएगी। अब बात करते हैं, चूंकि हम पढ़ रहे हैं पादपों में परिवहन, तो पादपों में परिवहन कैसे होता है? अगर छोटा कोई प्लांट है, छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनमें तो परिवहन जो होता है वो परागण के द्वारा हो जाता है। ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं इनमें परिवहन क्या होता है? इनमें परिवहन जो होता है वो हमारा विसरण के द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा होता है भाई? विसरण के द्वारा हो जाता है। लेकिन जबकि मान लीजिए कोई बड़ा प्लांट से 100-200 फीट का है, सिकोया है, आपका आम का प्लांट है, आपका यूकेलिप्टस है, तो उसमें परिवहन कैसे होती? तो इसकी चर्चा करें हम। तो आप ये प्लांट आपका है, ये प्लांट आपका हो गया ऐसे करके, ये आपका प्लांट हो गया। तो इसमें अब आपके कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट होना किसका है तो इसको जान लीजिए। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होता है खनिज लवण यानी मिनरल्स का एंड वाटर का। एंड क्या होगा? वाटर का कंडीशंस होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा नंबर कहा जाए तो भोजन का ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान प्लेस। अब कैसे किसका होता है इसको देखना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि खनिज लवण और वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो रूट से लेकर के और पूरी पत्तियों तक यानी लीफ तक, यहाँ से एक पत्ती बना लीजिए ऐसे, तो पत्तियों तक लीफ तक ये ट्रांसपोर्ट होता है। अब होता कैसे? तो ट्रांसपोर्ट के लिए आप में पहले से कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा था संवहन ऊतक। संवहन ऊतक के द्वारा हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं वैस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं? वैस्कुलर बंडल कहते हैं। वैस्कुलर बंडल ट्रांसपोर्ट करता है खनिज लवण एंड वाटर को और पत्तियों में बने हुए भोजन को उधर से लाके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार होगा। लेकिन अब संवहन वैस्कुलर बंडल्स के दो भाग पाए जाते हैं, जाइलम यहाँ लिख देता हूं। वैस्कुलर बंडल को आप दो भागों में बांट सकते हैं, जाइलम और दूसरा आपका नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया आपका फ्लोएम। अब जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का क्या काम है? जाइलम मीन्स जड़ कहिए, और जड़ का काम होता है एग्जार्बेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स यानी खनिज लवण। जल तथा खनिज लवण का क्या करता है? अवशोषण करता है। सबसे बड़ी बात आती है, तो अब जल का अवशोषण करता कैसे है? तो जो जड़ होता है, जड़ में सबसे पहले से ये मान लीजिए ये आपका जड़ हो गया। अब ये आपका सॉइल प्रोफाइल है, यहाँ तक ये वाटर कंडीशन है, इसी में घुलित आपका मिनरल्स है। ये जो वाटर इसमें जाएगा तो सबसे पहले इसमें जाता क्या है? तो इसमें सबसे पहले खनिज लवण जाता है। जड़ों में सबसे पहले खनिज लवण जाता है, और खनिज लवण किसके माध्यम से जाएगा? तो एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय माध्यम जिसे आप कहते हैं। तो सक्रिय माध्यम के द्वारा ये आपका खनिज लवण जब आपके रूट सिस्टम में आ जाएगा, तो जब आप जानते हैं इसके बाद एक प्रक्रिया होती है परासरण। क्या होता है? परासरण। तो परासरण के द्वारा फिर इसमें वाटर कंडीशन आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही खनिज लवण जड़ के पास आएगा तो ये क्या, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, यानी ये हायर कंडीशन का हो जाएगा, हायर सांद्रता वाला हो जाएगा। और आप जानते हैं कि परासरण या ऑस्मोसिस की आप डिफिनेशन देते हैं कि जब लोअर सांद्रता वाले यानी कम सांद्रता वाले अधिक सांद्रता
तो क्या होता है कि जब खनिज लवण जल में आ गया तो इसके बाद ये अब इसकी चूंकि सांद्रता हायर हो गई, तो अब कंसंट्रेशन इसका हायर हो गया, तो अब चूंकि वाटर जो है वो वाटर का कंडीशन क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो लोअर कंसंट्रेशन आप पराक्षण में यही पढ़े हैं कि लोअर जो कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है, वो हायर की तरफ बढ़ती है। तो इस प्रक्रिया को हम पराक्षण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये हमारा खनिज लवण, यहाँ हमारा खनिज लवण रूट सिस्टम के पास हमारा खनिज लवण आ गया, यानी साल्ट एंड मिनरल्स आ गया और वाटर आ गया। अब जब इसके पास वाटर आया तो यहाँ से प्रत्येक भाग तक, जड़ तक, तना तक, पत्तियों तक, शाखाओं तक, मतलब पौधे के आल पार्ट्स तक क्या होगा, आपका जाइलम फैला होता है। क्या होगा, आपका जाइलम फैला होगा, जो क्या करेगा, वाटर को, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर तथा या जल तथा खनिज लवण आप कह लीजिए, तो खनिज लवण को क्या करेगा, पत्तियों तक पहुंचाएगा, शाखाओं तक पहुंचाएगा, तनों तक देगा, मतलब पौधे के सभी भागों तक क्या करेगा, ये आपका जाइलम खनिज लवण तथा जल को पौधों के सभी भागों में पहुंचाएगा। अब इसके बाद आता है आपका पत्तियों का वर्क, चूंकि अब इसके बाद आएगा आपका फ्लोएम। अब चूंकि फ्लोएम कहाँ काम करता है, तो फ्लोएम का काम होता है भोजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब भोजन को ट्रांसपोर्ट तब करेगा जब भोजन बनेगा। तो भोजन बनता कहाँ है, तो भोजन बनता है पत्तियों में। वैसे भोजन आप अधिकांश हिस्सा केवल कहें कि अधिकांश हिस्सा पत्तियों में बनता है, तो अधिकांश हिस्सा भोजन का कहाँ बनता है, पत्तियों में। जब पत्तियों में भोजन कैसे बनेगा, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनेगा। कैसे बनेगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनेगा। संश्लेषण के द्वारा आपका ये भोजन बन जाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। फोटोसिंथेसिस कहते हैं किसे हैं, तो आप इसके लिए एक रिएक्शन लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ये पत्तियां क्या करेंगी, वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, और नीचे से जाइलम ने आपके पहुंचा ही दिया, क्या पहुंचा दिया, मिनरल्स और वाटर कंडीशंस को पहुंचा दिया। और सनलाइट की उपस्थिति में और पौधों के पास क्लोरोफिल ही है, तो आप कह सकते हैं क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करते हैं, अपना भोजन बना, यानी ग्लूकोज बना लेते हैं और ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं। ये है आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या हुआ कि यहाँ आपकी पत्तियों ने भोजन बना लिया। अब जब भोजन यहाँ बन गया तो यहाँ से ले कौन जाएगा, तो यहाँ से आपका ले जाएगा फ्लोएम। क्या करेगा, फ्लोएम यहाँ से भोजन को ले जाएगा। अब जब भोजन को ले जाएगा तो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा, और जब पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा देगा तो ये काम हो गया आपके फ्लोएम का। तो इसके बाद अब हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें देखना है कि वाष्पोत्सर्जन की एक प्रक्रिया होती, चूंकि जब हमारा भोजन बन गया और एक बार वाटर कंडीशन चला गया, तो अभी वाटर कंडीशन निकलेगा नहीं, तो अंदर से आएगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पढ़ना होता है अब जल होगा, जैसे चूंकि जल एक बार तो चला गया, अब फिर कैसे आएगा, तो इसके लिए जल के परिवहन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक टॉपिक हमारा है वाष्पोत्सर्जन या वाष्पोत्सर्जन। तो उसके लिए एक टॉपिक हमें पढ़ना है ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन। तो सबसे पहले हम वाष्पोत्सर्जन देख लें। ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन, सबसे पहले बात की जाए इसकी, तो इसकी सबसे पहले ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं, ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन को अगर कार्टिस के शब्दों में देखा जाए, कार्टिस के शब्दों में देखा जाए, तो कार्टिस ने कहा था ट्रांसपायरेशन से नेसेसरी एल्ब्स, यानी ट्रांसपायरेशन क्या है, एक आवश्यक है फिर भी दुर्गुण है। अब इसका मतलब मैं भी आपको बताऊंगा कि कार्टिस ने ऐसा क्यों कहा कि ये आवश्यक भी है बट दुर्गुण है, यानी ट्रांसपायरेशन इज ए नेसेसरी एल्ब्स, किसके शब्दों में, कार्टिस के। अब बात आती है ट्रांसपायरेशन पहले कहते हैं किसको, ये तो कार्टिस ने कहा था इसकी उपयोगिता को देखते हुए। इसके बाद ट्रांसपायरेशन कहते हैं किसे, पहली बात होता ट्रांसपायरेशन होगा कहाँ, तो पौधों के वायवीय भाग से, पौधों के वायवीय भाग से। अब वायवीय भाग पौधों का होता कौन सा है, तो पत्तियों को हम
किसको? पत्तियों को, यानी बाय लीफ को हम क्या कहते हैं? पौधे का वायवीय भाग कहते हैं, वायवीय भाग। क्योंकि अधिकांश जो 90% स्टोमेटास होते हैं वो पत्तियों में ही पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा स्टोमेटा पत्तियों में पाए जाते हैं, तो यहीं से ट्रांसपायरेशन होता है। अब आप डिफिनेशन कैसे देंगे ट्रांसपायरेशन का? तो अगर आप तो ट्रांसपायरेशन कहेंगे तो अगर इसकी डिफिनेशन बताएं तो ऐसे कहेंगे आप, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, फिर से सुनिए, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। यानी अगर हिंदी में कहें आप तो पौधों के वायवीय भाग से, अब पौधे का वायवीय भाग आप समझते हैं क्या? पत्तियां हैं, तो ऐसे कहिए पौधे के वायवीय भाग से जल के निकलने की प्रक्रिया, जल किसके रूप में निकले? वाष्प के रूप में। इसका ध्यान रखिएगा, इसमें जल किसके रूप में निकलता है? वाष्प के रूप में। तो आप ऐसे कहेंगे पौधों के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, पौधों के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब बात आती है कि पहले आपको बताया कि कार्टिस ने इसको कहा था, कार्टिस ने कहा कि वाष्पोत्सर्जन इज नेसेसरी इल्स, यानी आवश्यक दुर्गुण है, आवश्यक बुराई है। ऐसा क्यों? अब आपके कोर्स में चूंकि इतने हैं, लेकिन आप जान लीजिए एक शब्द होता है मेलेटिंग्स, यानी मुरझाना। अगर हमारा ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, यानी पौधों की पत्तियों से रंध्रों के द्वारा वाष्प पानी हमारा ज़्यादा निकल जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा पौधा सूख सकता है, यानी डेड हो सकता है। इसीलिए कार्टिस ने क्या कहा था कि ट्रांसपायरेशन इज ए नेसेसरी इल, यानी आवश्यक दुर्गुण। अब बात आती है कि ट्रांसपायरेशन से लाभ क्या है भाई? सबसे पहली बड़ी बात है लाभ, बेनिफिट क्या है हमें ट्रांसपायरेशन? सबसे बड़ा बाबू, ये खनिज लवण व जल का परिवहन करता है। क्या करता है? खनिज लवण व जल का परिवहन करता है। इसका सीधा मतलब है कि जब आपका वाटर निकलता रहेगा, वेस्टेज जो वाटर हो गया वो निकलता रहेगा, तो जैसा चूंकि निकलेगा, जब आपकी पत्तियों से ट्रांसपायरेशन के द्वारा आपका जल निकला तो एक खिंचाव पैदा करेगा। जब ये खिंचाव पैदा करेगा तो ये पत्तियों से खिंचाव तने में, तने से जड़ों में, और जड़ों से क्या होगा? ये आपका जड़ जो होगा वो ट्रांसपायरेशन फिर करना शुरू करेगा, तेजी से वाटर को एग्जॉर्ब करना शुरू करेगा। चूंकि ट्रांसपायरेशन हो चुका है तो वाटर को एग्जॉर्ब करेगा, तो वाटर को एग्जॉर्ब करेगा, ट्रांसपायरेशन होता रहेगा, फिर वाटर को एग्जॉर्ब करेगा, ट्रांसपायरेशन होता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे खनिज लवणों की रिक्वायर्ड है वो पत्तियों के पास तक पूरी होती रहेगी। तो खनिज लवण व जल का परिवहन होता है। नंबर 2 कहा जाए, ये नंबर आप 1 कर लीजिए। नंबर 2 कहा जाए तो ताप नियामक का काम करता है, ताप नियामक का कार्य करता है, ताप नियामक का कार्य करता है, यानी ताप को कंट्रोल में रखता है। ट्रांसपायरेशन से क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है पौधे का, प्लांट्स का, वो कंट्रोल में रहता है। तो ये हमारा हो गया इस प्रकार से। अब बात आती है कि क्या इसको खींचने में बल लगता है, ऊर्जा रखती है? तो जी हाँ, इसमें एटीपी खर्च होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। अब दूसरी बात है कि जो हमारा अब एटीपी मिलेगा कहाँ से, हमें ऊर्जा मिलती कहाँ से? तो जो पत्तियों ने भोजन बनाया, ये भोजन ग्लूकोज के रूप में, और ग्लूकोज के बाद सुक्रोज के रूप में क्या है? हाँ, तो अब इसके बाद क्या होगा, मैं आपको इसको पहले हटा दूं तब आपको बताऊं। सबसे पहले क्या होगा कि पत्तियों में हमारा भोजन बना, ये आपका हो गया पत्ती, लीव्स हो गया। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या बना? भोजन बना। भोजन किसके रूप में बना? तो ग्लूकोज के रूप में। अब ये ग्लूकोज चेंज किस में हुआ? सुक्रोज के रूप में। अब इसने पत्तियों ने क्या किया? स्टेम्स को दे दिया, या आपके फ्लोएम को दे दिया, जाइलम को दे दिया। अब जैसे ही ये आपका मान लीजिए कोई प्लांट्स है, ऐसे ये आपका प्लांट्स हो गया, ये आपकी रूट सर्विस हो गई, ऐसे ये आपकी रूट सर्विस, यहाँ आपका ये हो गया आपका, ये आपका हो गया। अब ये आपका क्या होगा? फ्लोएम को दे दिया, इसने क्या किया? फ्लोएम को दे दिया। और यहाँ आपका ये ऐसे कर लीजिए जिससे आप जान पाए, तो इसे आपका ये हो गया जाइलम,
क्या हो गया, जाइलम। और इसमें क्या है, वाटर एंड मिनरल्स है, क्या है, मिनरल्स है। और इसमें क्या आ गया, सुक्रोज आपका आ गया। और सुक्रोज जब आपका आया तो ये इसका जो सांद्रता है यानी कंसंट्रेशन पावर है ये हाई हो गया। और आप जानते हैं आपको पढ़ाया गया परासरण या ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में ये कहा गया कि लोअर कंसंट्रेशन टू क्या होता है कि एसपीएम से होता हुआ आपका जाएगा लोअर हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये आपका जल क्या होगा, आपके इस फ्लोएम में पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जिसमें सुक्रोज आने के नाते इसका हायर कंसंट्रेशन हो गया और ये लोअर कंसंट्रेशन का है। तो अब इसमें जैसे ही जल आया तो ये तेजी के साथ कहाँ से आ जाएगा, जड़ों के पास आ जाएगा और जहाँ इसका उपयोग होना होगा वहाँ ये पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऊर्जा हमें मिलता रहता है और हम हमारी जो रूट्स है वो एक्सार्बेशन करता रहता है। तो इस प्रकार से हमारा पादपों में परिवहन हो गया। हाँ, एक टॉपिक और आपको बता दूं, जैसे आपका मन आता है कि चलिए ये तो पत्तियां हैं तब इसका कंडीशन है, अब पतझड़ में क्या होगा, मान लीजिए पतझड़ आ गया, पतझड़ का समय है, तब भोजन कैसे पाएंगे या ट्रांसपायरेशन कैसे होगा। तो इसमें जो पतझड़ में होता है वो संग्रहित भोजन का उपयोग करते हैं। किसका, संग्रहित भोजन का, संग्रहित भोजन का पौधे उस समय उपयोग करते हैं भोजन के रूप में। तो आप कहेंगे कि पतझड़ के समय में संग्रहित भोजन का उपयोग करते हैं। तो ये टॉपिक आज के लिए ये टॉपिक हमारी पूरी हो गई। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे जंतुओं में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो आज की